हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है? मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th। क्या क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का तीसरा चैप्टर तुलसीदास के पद। क्या तुलसीदास के पद। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कवि परिचय प्लस में महत्वपूर्ण बिंदु। क्या चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु, जिससे कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर से यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो इससे बाहर नहीं आएगा। और ये मेरा क्या है, 110% गारंटी है। क्या 110% गारंटी है। और यदि मेरे दोस्त आप बिहार टॉपर बनना चाहते हैं या 10 टॉपर के श्रेणी में आना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए मां शारदे टीचिंग सेंटर को और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा दीजिए। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट के हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक सूचना है कि यदि आप इसका फ्री पीडीएफ नोट्स, क्या फ्री पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। MS टीचिंग सेंटर या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं क्या है कि तुलसीदास के पद। क्या तुलसीदास के पद। तो इस तुलसीदास के पद में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कवि परिचय। क्या सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कवि परिचय, कवि के बारे में जानेंगे कि कवि का जो मूल नाम क्या था, कवि का जन्म कहाँ हुआ, कवि का जन्म कहाँ कब हुआ, कवि का जो मूल निवास स्थान कहाँ है, मतलब उनका जो भी परिचय है सभी का आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ 1543 ईस्वी में। 1543 ईस्वी में। क्या 1543 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ और उनका जो निधन हो गया था, मृत्यु हुआ 1623 ईस्वी में। मोस्ट VVI है, इससे क्वेश्चन पूछेगा कि उनका जन्म 1543 में और मृत्यु 1623 ईस्वी में। इसको आप कन्फर्म याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है कि जन्म स्थान। क्या जन्म स्थान। तो उनका जो जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के बांदा राजापुर। क्या उत्तर प्रदेश के बांदा राजापुर, मतलब राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा कि तुलसीदास के जन्म स्थान कहाँ है तो ऑप्शन में सिर्फ बांदा भी दे सकता है, इसलिए आप पूरा याद कीजिएगा कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। उसके बाद तुलसीदास का जो मूल नाम था, बचपन का नाम था, क्या था, राम बोला था। क्या राम बोला था। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि तुलसीदास का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास का जो मूल नाम था माय डियर स्टूडेंट, राम बोला था। क्या राम बोला था। VVI है, इसको इग्नोर आप नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है क्या है कि अगला जो पॉइंट है माता पिता, मतलब उनके माता पिता का नाम क्या था। तो तुलसीदास के माता का जो नाम था हुलसी था। क्या तुलसीदास के माता का नाम हुलसी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे। क्या आत्माराम दुबे। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या है, माता का नाम क्या हो गया, माता का नाम हो गया हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। आपको बस कवि परिचय बताते हैं और ऑब्जेक्टिव आप जाकर के सॉल्यूशन कीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। उसके बाद क्या है कि इनकी पत्नी का नाम। क्या इनका जो इनकी पत्नी था, उनका पत्नी थी, उनका नाम क्या था, रत्नावली था। क्या रत्नावली था। मोस्ट VVI। उसके बाद क्या है कि विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछोड़ा गया था। मतलब क्या हुआ कि अपने फैमिली को त्याग दिए थे तुलसीदास। मतलब सिंपल आप यहाँ याद रखिएगा कि तुलसीदास के पत्नी का जो नाम था रत्नावली था। क्या रत्नावली था। उसके बाद क्या है कि प्रतिपालिका दासी। क्या प्रतिपालिका दासी। तो तुलसीदास के प्रतिपालिका दासी का नाम चुनिया था। चुनिया। क्या चुनिया। उसके बाद जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन पोषण किया। उसके बाद मोस्ट VVI यहाँ पे है कि दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास हैं। क्या तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो हैं नरहरि दास हैं। और यहाँ पे कंफ्यूज हम लोग यहाँ पे इसमें हो जाते हैं कि शिक्षा गुरु। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें, पहला है शिक्षा गुरु और दूसरा का क्या है दीक्षा गुरु। तो दोनों में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन होता है। तो दीक्षा गुरु में याद रखिएगा नरहरि दास और शिक्षा गुरु में याद रखिएगा शेष सनातन। क्या शेष सनातन। और शेष सनातन जो थे काशी के विद्वान थे।
कौन थे? शेष सनातन जो थे काशी के विद्वान थे। मतलब सिंपली आप रखिए कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम था नरहरिदास और शिक्षा गुरु का नाम था शेष सनातन, जो कि तुलसी के विद्वान थे। उसके बाद उनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा जो है तुलसीदास चारों वेद पढ़े थे, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य आदि की शिक्षा काशी में, क्या काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की। इससे क्वेश्चन पूछता है कि तुलसीदास ने काशी में कितने वर्षों तक रह के शिक्षा प्राप्त किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए कि तुलसीदास ने काशी में 15 वर्षों तक रहकर शिक्षा को प्राप्त किए थे। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि निर्णायक घटना, मतलब उनके जीवन का जो निर्णायक घटना है क्या है। तो सबसे पहला जो आता है कि काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। मतलब क्या है कि तुलसीदास काशी में कितना वर्षों तक 15 वर्षों तक क्या किए? विद्या अध्ययन किए, विद्या को प्राप्त किए। उसके बाद क्या किए कि जन्मभूमि आ गए, उनका जहाँ जन्म स्थान था और वहाँ आकर के कथावाचक व्यास बन गए। क्या? कथावाचक व्यास बन गए। उसके बाद दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्या है कि दीनबंधु पाठक ने, क्या दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। क्या? रत्नावली से विवाह कर दिया। मतलब सिंपली आप यहाँ पे समझिए कि रत्नावली जो थी तुलसीदास के पत्नी, क्या तुलसीदास के पत्नी, और तुलसीदास के पत्नी के पिता का नाम था दीनबंधु पाठक। क्या? दीनबंधु पाठक। बस इतना आप याद रखिए। उसके बाद तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। मतलब क्या हुआ कि उनके पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा ये सब होते रहता था और उसी के कारण क्या हुए कि अपने घर द्वार को सबको त्याग दिए और क्या हो गए? संत बन गए। उसके बाद अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या है कि अस्थाई निवास। तुलसीदास का जो अस्थाई निवास था माय डियर कहाँ था? तो तुलसीदास का जो अस्थाई निवास था काशी में था। कहाँ? काशी में। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद तीर्थ यात्राएं। क्या? तीर्थ यात्राएं। तो तीर्थ यात्राएं में मतलब तुलसीदास कहाँ कहाँ के तीर्थ यात्रा किए? तो सुकर खेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ। उसके बाद है क्या? नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर। मतलब ये जो तीर्थ स्थल है सबका क्या किए थे? यात्रा किए थे तुलसीदास। उसके बाद जो अगला है कि प्रमुख तीर्थ की यात्राएं समय समय पर काशीवास करते हुए ही संपन्न की थे। मतलब काशी में रहते हुए समय समय पर जाकर के जितने भी यहाँ पे तीर्थ स्थल दिखाया गया सभी में क्या किए थे? यात्रा किए थे। उसके बाद आता है कि मित्र और स्नेही। उनके मित्र और उनके करीबी कौन कौन थे? तो उनके जो मित्र के बारे में बात करते हैं और स्नेही के बारे में कि अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह। क्या? महाराजा मान सिंह। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि तुलसीदास के मित्र कौन कौन थे या स्नेही कौन है? ऑप्शन में कोई एक दे देगा, इसलिए इसको आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा। नाभादास, दार्शनिक, मधुसूदन सरस्वती। क्या? मधुसूदन सरस्वती। उसके बाद क्या है? टोडरमल। ये क्या थे? इनके मित्र थे। उसके बाद अब जो आता है मोस्ट वीवीआई। क्या? वीवीआई आता है और इससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा यदि इस चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन तो क्या है कि कृतियाँ के बारे में बात करते हैं कि तुलसीदास के प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। क्या? तुलसीदास के प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित है। सबसे पहला जो आता है क्या? रामलाल नहछु। क्या? रामलाल नहछु। उसके बाद बैराग संदीपनी। क्या? बैराग संदीपनी मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या? वैरवे रामायण। क्या? वैरवे रामायण। इसमें हम स्टार लगा दिए हैं। क्या? स्टार लगा दिए हैं। इसका मतलब समझिए कि और कई बार एग्जाम में यह पूछा गया, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्या है? वैरवे रामायण। उसके बाद क्या है? पार्वती मंगल। क्या? पार्वती मंगल हुआ वहां पे। उसके बाद क्या है? जानकी मंगल। मतलब आप सीधा समझिए कि अंत में यदि मंगल आ जाए, क्या मंगल आए यहाँ पर भी मंगल, तो कौन हो गए? तुलसीदास। क्या?
तुलसीदास हो गए। उसके बाद क्या है, रामा प्रश्न, क्या रामाज्ञा प्रश्न, क्या रामाज्ञा प्रश्न। उसके बाद जो नेक्स्ट है दोहावली, क्या दोहावली। एक चीज और आप याद रखिएगा, वली, क्या लास्ट में यदि बली आएगा तो समझिएगा उससे कि तुलसीदास, क्या तुलसीदास के अति है, कीर्ति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोहावली, कवितावली। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कवितावली किसकी कीर्ति है। उसके बाद क्या है, गीतावली, क्या गीतावली, मतलब यहाँ से तो 3 को आद हो गया आराम से। और उसके बाद अगला जो है श्री कृष्ण गीतावली, अंत में है गीतावली। मतलब समझिए कि यहाँ पे 4 जो कीर्ति है मोस्ट इंपोर्टेंट, दोहावली, कवितावली, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली, जिसके अंत में बलि है, तुलसीदास के कीर्ति है और मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद जो है क्या है, रामचरितमानस भी तुलसीदास के कीर्ति है और विनय पत्रिका भी तुलसीदास की कीर्ति है। और दोनों जो क्या है MVVI है, क्या MVVI है और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए स्टार लगाए हैं। अब उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं कि वो मतलब उनका स्वभाव था जो कैसा था। तो उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या आता है कि वो विनम्र थे, क्या विनम्र थे, मृदुभाषी थे, मतलब बहुत ही धीरे बोलते थे और बहुत ही सुंदर वचन बोलते थे। उसके बाद क्या, गंभीर और शांत स्वभाव के, गौरवपूर्ण के, सुदर्शन व्यक्ति थे जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुणियों वाली माला रहती थी। उसके बाद क्या, वे कौपीन पहनते थे, क्या करते थे कि वो कौपीन पहनते थे तुलसीदास। उसके बाद क्या है माय डियर कि राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम शब्द के किस पद का उच्चारण होते ही तुलसीदास रोमांचित हो उठते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या, रा। या आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम शब्द के रा पद का उच्चारण सुनते ही कौन रोमांचित हो उठते थे। ऑप्शन में 3-4 को कभी दे देंगे, उसमें रहेगा तुलसीदास। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, तुलसीदास। आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन भी किस तरह से पूछा जाता है। उसके बाद अगला जो है मोस्ट पॉइंट है क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अपना प्रसिद्ध पद भारत भये ठाडे कर जोड़ी अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गदगद कंठ से गाया करते थे, अक्सर वे गाया करते थे। उसके बाद हम लोग आप देखेंगे क्या कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु जिससे कि एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, क्या कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु जिससे कि एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और यह जितना भी बताया जाएगा सभी VVI होगा और इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सिरस्त जातीय महाकवि हैं। क्या गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जो हैं सिरस्त जातीय महाकवि हैं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की, क्या सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। तो इससे क्वेश्चन देखिए आपको किस तरह से पूछेगा कि गोस्वामी तुलसीदास किस काल के कवि हैं, तो यहाँ हो जाएगा मध्यकाल। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास किस धारा के कवि हैं, यहाँ पे हो जाएगा भक्ति धारा, या आप ऑप्शन में रह सकता है राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस हिंदी की श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कीर्ति है। मतलब सिंपली अब समझिए कि हम लोग जानते हैं कि रामचरितमानस जो है तुलसीदास की कीर्ति है और यह क्या है, हिंदी की श्रेष्ठतम, क्या सबसे श्रेष्ठ, क्या श्रेष्ठतम प्रबंधात्मक कीर्ति है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है क्या है कि राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों में, क्या राम कथा को लेकर लिखे गए काव्यों मतलब राम कथा के बारे में जितने भी काव्य लिखे गए हैं आदि कवि वाल्मीकि की रामायण के बाद, मतलब क्या आदि कवि वाल्मीकि के जो रामायण है उसके बाद जो स्थान आता है रामचरितमानस का ही, क्या रामचरितमानस का। मतलब सिंपली आप समझिए कि राम भगवान के बारे में जो भी काव्य लिखा गया है सिर्फ रामायण के छोड़ करके रामायण के बाद जो दूसरा स्थान है रामचरितमानस का ही, क्या रामचरितमानस का ही है। इसीलिए तो रामायण
कहने पर मानस का बोध होता है। क्या इसीलिए तो रामायण कहने पर किसका बोध होता है? मानस का बोध होता है। और क्या होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। क्या एक चीज़ याद रखिएगा कि रामायण कहने पर मानस का बोध होता है और गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं। क्या है कि गोस्वामी जी ने अपने युग की प्रमुख साहित्यिक भाषाओं अवधी एवं ब्रज दोनों को अपनाया। मतलब सीधा समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास ने दो भाषा को अपनाए थे, अवधी और ब्रज भाषा। के अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषा को अपनाए थे। प्रबंध रचना के लिए अवधी का प्रयोग करते थे और गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा को अपनाया। तो ऑप्शन में रहेगा अवधी और ब्रज दोनों, तो दोनों मारिएगा। उसके बाद यदि अवधी रहे तो अवधी भी हो जाएगा आंसर, ब्रज रहे तो ब्रज भी होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रबंध रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा अवधी। उसके बाद क्या है कि गीति काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किए थे। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा अंतर्वेदी या ब्रज भाषा है। क्या तुलसीदास के द्वारा रचित जो विनय पत्रिका है मेरे दोस्त, उसका जो भाषा है क्या है? अंतर्वेदी। और अंतर्वेदी को ही क्या कहते हैं? ब्रज भाषा। क्या ब्रज भाषा मतलब सिंपली समझिए कि विनय पत्रिका का जो भाषा है ब्रज है। उसके बाद तुलसीदास समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इसको आप क्या कीजिए 5 स्टार दीजिए कि तुलसीदास को कैसे कवि माने जाते हैं। तो तुलसीदास जी को समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। उसके बाद अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि रामचरितमानस की भाषा अवधी है। क्या रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी है। उसके बाद रामचरितमानस का रचना समय संवत के अनुसार, शक संवत का जो कैलेंडर है उसी के अनुसार 1631 ईस्वी में, क्या 1631 ईस्वी में रामचरितमानस का जो रचना काल है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।